जंतर मंतर पर 6 दिनों तक पत्थरबाजी होती रही, लेकिन कॉकरोच इसे छात्रों का आंदोलन बताते रहे। अब जब इन कॉकरोच का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है तो हैरान कर देने वाली कई जानकारियां सामने आ रही हैं। आपको बताएंगे कि कहां कहां पत्थरबाजी से कितना नुकसान हुआ और क्या पत्थरबाजों से हुए नुकसान की भरपाई कराई जाएगी, क्योंकि पत्थरबाजों को सबक सिखाने के लिए दिल्ली में योगी पैटर्न लाना होगा, तभी इन पत्थरबाजों की अकल ठिकाने आएगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। नीट पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के दिल कहे जाने वाले इलाकों में कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कम से कम 6 दिनों तक पत्थरबाजी की गई। इस दौरान सैकड़ों वाहनों के साथ साथ सरकारी और व्यक्तिगत संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचाया गया, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी से लेकर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को। दिल्ली पुलिस ने इसकी विस्तृत जानकारी भी दी है। पुलिस का यह भी कहना है कि तनाव को कम करने के लिए उन्होंने अत्यधिक संयम के साथ कार्रवाई की। अधिकारियों का यह भी कहना है कि जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए छात्रों की भीड़ में राजनीतिक स्वार्थ रखने वाले लोगों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने घुसपैठ की और फिर हिंसा को हवा दी। 20 जुलाई को जब संसद का सत्र चल रहा था और सीजेपी ने संसद मार्च का आह्वान किया था, इस दौरान झड़पें हुई। पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप लगाए गए, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि उकसावे, हिंसा और हाई सिक्योरिटी जोन में बैरिकेड्स तोड़े जाने पर बार बार चेतावनी दी गई थी। इसके बाद कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने भी बताया कि 25 जुलाई को सरकार द्वारा तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग माने जाने तक पत्थरबाजी की घटनाएं होती रहीं। रिपोर्ट के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा केवल एक जगह सीमित नहीं थी, बल्कि संसद के 2 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई थी। गोलडाक खाना, टॉलस्टॉय जनपथ क्रॉसिंग, रेल भवन के पास रफी मार्ग, जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, LIC बिल्डिंग, टॉलस्टॉय संसद मार्ग कॉरिडोर, SBI बिल्डिंग के पास, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पास, रीगल बिल्डिंग, इन जगहों पर पत्थरबाजी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस फौरन एक्शन में आई। सरकारी संपत्ति का भारी नुकसान। इतना ही नहीं, इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान 110 बैरिकेड्स, 171 रस्सियां, एक वायरलेस सेट, एक बॉडी वॉर्न कैमरा, 10 हाथ वाले मेटल डिटेक्टर, 2 पब्लिक एड्रेस सिस्टम, 15 लाउड हेलर, 10 अग्निशामक यंत्र, 4 वायर कटर और 1 एक्सरे बैग स्कैनर या तो क्षतिग्रस्त हुआ या गायब हो गए। 355 हेलमेट, 285 बॉडी प्रोटेक्ट्स, 54 शील्ड, 10 टॉर्च, 24 फर्स्ट एड बॉक्स को नुकसान पहुंचा। इस दौरान 29 सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें कार, बस, बाइक, टेम्पो शामिल हैं। एक वाटर टैंकर, एक DTC बस और एक और सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाया गया। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान 244 पुलिसकर्मी और 209 लोग घायल हुए हैं। आरोपियों की कर ली गई पहचान। सरकार को सौंपी गई दिल्ली पुलिस की आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक सीजेपी के मार्च के दौरान हुई हिंसा में शामिल लोगों की पहचान फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से की गई। इसमें 10 से ज्यादा हत्या के आरोपी शामिल हैं और कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं। हालांकि इसके अलावा डकैती, ऑन अपराध, आर्म्स एक्ट और नशीले पदार्थ की स्मगलिंग से जुड़े आरोपी भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, अब सीजेपी की फंडिंग को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं और अब इसको लेकर कई शहरों में छापा तक मारा जा रहा है। जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर जांच एजेंसियां विदेशी फंडिंग समेत कई बिंदुओं पर जांच कर रही हैं। एजेंसियां पता लगा रही हैं कि किन माध्यमों से फंड जुटाए गए। जांच एजेंसियों के रडार पर 5 से ज्यादा कंपनियां हैं। इनमें से डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए काम करने वाली कंपनियां भी हैं। बीते 3 दिनों में कंपनियों के मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, दिल्ली के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। कंपनियों के वित्तीय लेन देन, कैंपेन, इन्फ्लुएंसर के बीच एग्रीमेंट समेत कई दस्तावेज खंगाले गए हैं। कुछ डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच में कई संदिग्ध वित्तीय लेन देन की बात भी सामने आई है। इसके जरिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी जांच के दायरे में लाया जा रहा है। पुख्ता सबूत और लिखित डिजिटल रिकॉर्ड जुटाने के बाद मामले में FIR भी दर्ज होगी। 2000 संदिग्ध अकाउंट की जांच। FCRA, इसका नाम भी जंतर मंतर में प्रदर्शन के दौरान काफी आया। बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि सीजेपी के आंदोलन के समर्थकों में एक बड़ा वर्ग NGO का था, क्योंकि सरकार FCRA के जरिए NGO की विदेशी फंडिंग बंद करने जा रही है, लिहाजा वो सीजेपी के पीछे आ गए। फिलहाल ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन ये FCRA है क्या, इसका कच्चा चिट्ठा भी आपके सामने रखते हैं। NGO को लेकर भी उठे सवाल, होगी जांच। हिंदी में इसे विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम कहा जाता है।
ये कानून तय करता है कि कोई भी भारतीय व्यक्ति, संगठन, एनजीओ, ट्रस्ट और कंपनियां भारत के बाहर से भेजे गए पैसे, सिक्योरिटी या सामान कैसे प्राप्त कर सकती हैं और उनका इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं। इसे गृह मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। कानून मूल रूप से यूपीए सरकार के समय 2010 में बना था। यूपीए सरकार ने ही 2011 में इसे नोटिफाई किया था। तब से इसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं। अब एक बार फिर से मोदी सरकार इसमें संशोधन करना चाहती है। संशोधित विधेयक का उद्देश्य सरकार को यह अधिकार देना है कि अगर गैर सरकारी संगठन FCRA पंजीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहते हैं तो सरकार उनकी संपत्तियों को जब्त कर सकती है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह संशोधन कानूनी खामियों को दूर करने के लिए है, जवाबदेही में सुधार करने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के उद्देश्य से संशोधन किए जा रहे हैं, न कि किसी विशिष्ट समुदाय या संगठन को टारगेट करने के लिए। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक संशोधन के जरिए कामकाज में मौजूद कमियों को दूर करना, स्पष्टता बढ़ाना, न्यायिक समीक्षा अपील की व्यवस्था करना और दंड के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाना शामिल है। क्या है FCRA विधेयक? FCRA का मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये तय करता है कि कौन विदेशी योगदान ले सकता है और किन शर्तों पर। ये बताता है कि उस पैसे को कैसे लिया जाना चाहिए, उसका हिसाब किताब कैसे रखना चाहिए और उसकी रिपोर्ट कैसे देनी चाहिए। ये विदेशी फंडिंग वाली कुछ खास गतिविधियों पर रोक लगाता है जिनसे भारत की संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। ये भारत में विदेशी योगदान लेने की इच्छा रखने वाले हर संगठन के लिए नियमों पर आधारित एक स्पष्ट प्रक्रिया तय करता है। उसी प्रक्रिया के तहत पैसा लिया जा सकता है, नहीं तो कार्रवाई हो सकती है। FCRA का मुख्य काम क्या है? सरकार के मुताबिक कानून का उद्देश्य सीमित है। वे सुनिश्चित करना चाहती है कि विदेशी फंड का उपयोग निर्धारित धर्मार्थ और विकासात्मक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है या फिर देश विरोधी गतिविधियों के लिए। पैसा कहां से आ रहा है, किस काम के लिए लगाया जा रहा है, इसकी निगरानी की जाएगी। जो भी संगठन विदेश से धन प्राप्त करता है उनमें न सिर्फ पारदर्शिता की जरूरत है बल्कि उन्हें उस धन के प्रति जवाबदेह भी होना होगा। यह दरअसल इसमें कहा गया है, इससे उनकी निगरानी आवश्यक है। सरकार का कहना है कि कई बार फंडिंग के सोर्स और उसके जरिए होने वाले कार्यों को लेकर कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो पाता है और जो विदेशी फंड आता है उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी स्थिति में पता लगाना बेहद जरूरी है कि आखिर फंड कहां से आ रहा है और इसका इस्तेमाल कहां हो रहा है। सरकार को जवाबदेही और धन के दुरुपयोग को लेकर सबसे अधिक चिंता है। साल 2020 में भी FCRA कानून में संशोधन किया गया था। तब प्रशासनिक व्यय की सीमा को विदेशी योगदान के 50% से घटाकर 20% कर दिया गया था। साथ ही विदेशी दान को नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक में निर्दिष्ट FCRA खाते के माध्यम से प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया था। सरकार का कहना है कि दान का दुरुपयोग ना हो या उनका उपयोग ऐसी गतिविधियों के लिए ना किया जाए जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या भारत की संप्रभुता को प्रभावित कर सकता हो। इससे उनकी निगरानी आवश्यक है। FCRA के कथित उल्लंघन के आरोप में सरकार ने कई संगठनों पर कार्रवाई की है। इनमें सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, ऑक्सफैम इंडिया और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया जैसे दिग्गज संस्थाओं के नाम शामिल हैं। सरकार ने FCRA प्रतिबंधों को यह दावा करके उचित ठहराने की कोशिश की है कि वैश्विक आतंकवाद, वित्त पोषण और धन शोधन निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मानकों का अनुपालन करने के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं विदेशी मुल्क इस ताक में रहते हैं कि कैसे भारत के अंदर ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके ताकि भारत दहल पाए, और उसके लिए विदेशी फंडिंग कई बार की गई है और इसलिए निगरानी बहुत जरूरी है और सरकार इस कानून में संशोधन की बात कह रही है। क्या संशोधन जरूरी है? क्या है सरकार का पक्ष? संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम यानी FARA लागू है। आपराधिक और दीवानी दंड का प्रावधान, रिकॉर्ड की जांच की जाती है। हाल ही में इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया था। यानी जो भारत सरकार कह रही है वो अमेरिका के अंदर लागू भी है और पूरी निगरानी रखी जाती है। क्या दूसरे देशों में भी इस तरह के कानून का प्रावधान है? ब्रिटेन, इसी तरीके से ब्रिटेन ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत विदेशी प्रभाव पंजीकरण योजना शुरू की। 2 साल तक की जेल का प्रावधान लाया गया है या फिर 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। कनाडा में भी ऐसा ही कानून है। प्रशासनिक जुर्माना और गंभीर उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड का प्रावधान रखा गया है। यूरोपीय देशों ने भी विदेशी वित्त पोषित लॉबिंग और विदेशी प्रभाव अभियानों की जांच को और सख्त कर दिया है। यानी ये कहा जा सकता है कि विदेशी फंडिंग को लेकर अब निगरानी तो की ही जा रही है, लेकिन सरकार बेहद सख्त है, क्योंकि विदेशी फंडिंग के जरिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर में
उग्र प्रदर्शन करने की कोशिश की गई थी और फंड का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया गया था। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। वहीं पत्थरबाजों की जहां एक तरफ कुटाई हो रही है तो योगी का मॉडल दिल्ली में भी लागू करने की मांग हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये पत्थरबाज जब पत्थरबाजी कर रहे थे इनकी संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया जाए। आगे ऐसा होता है या नहीं होता ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये सरकार का जो एक्शन है और शाह जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं उससे दीप के घबराया हुआ है और कई कॉकरोच हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने पर मजबूर हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।